पीके को कौन सपोर्ट कर रहा है, पीके का ऑफिस कहाँ चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। क्या बीजेपी के नेताओं का कौन कौन सी जगह सपोर्ट है, उसको नहीं है। और केजरीवाल जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बननी होती है वहाँ वहाँ चुनाव लड़ते हैं। 11 वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, इलीगल माइग्रेशन क्या रुक गया है? क्या इस पर कोई वाइट पेपर आना चाहिए? कितने बांग्लादेशियों को वापस आपने भेज दिया? कितने बांग्लादेशी ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ रह रहे हैं? मतलब आप दिल्ली का चुनाव था तो यहाँ पर बांग्लादेशी ढूंढते घूम रहे थे। चुनाव खत्म हो गया तो मुद्दा खत्म हो गया। हरियाणा में और महाराष्ट्र में काउंटिंग से कुछ चंद घंटों पहले वोट परसेंटेज में डिफरेंसेस आ जाते हैं। कितने वोट लोकसभा के चुनाव के बाद बने, उसका फोटो के साथ जब जिस रूप में हम लोग एक प्रारूप मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो देने को तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचाता है और बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन को बचाती है। साथियों नमस्कार। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अगर वोट देना है तो माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, अपना बर्थ सर्टिफिकेट लाइए, वरना वोट देना भूल जाइए। ये देशव्यापी ये कार्यक्रम चलाया जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा, लेकिन शुरुआत होगी बिहार से। बिहार में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले इस जो है पूरी प्रक्रिया का अनाउंसमेंट करना कुछ अटपटा सा लगता है। अगर ऐसी बात है तो फिर कई लोग वोट देने से वंचित रह जाएंगे, ऐसा विपक्ष का आरोप है। सभी विपक्षी दलों ने बिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कांग्रेस के पवन खेड़ा, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और आरजेडी के जो है मुख्य चेहरे तेजस्वी यादव शामिल थे और ये सब तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे साथ इसी विषय पर बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा जी मौजूद हैं। आलोक जी, बिहार चुनाव से ठीक पहले माताजी का सर्टिफिकेट लाइए, पिताजी का सर्टिफिकेट लाइए, अपना सर्टिफिकेट लाइए, कितना अजीब लग रहा है ये कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मुझे बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। हरियाणा, महाराष्ट्र अभी देखा, माननीय राहुल गांधी जी ने तमाम आंकड़े दिए कि किस तरह से गड़बड़ झाला हुआ, किस तरह से वोटर की संख्या मिलान नहीं करती, और ये अभी से नहीं है। आप 2019 के भी अगर लोकसभा के चुनाव का आंकड़ा देखेंगे, कितने वोट पोल हुए, कितने वास्तव में सबका टोटल निकला नोटा को मिलाकर, उसमें उस समय पर भी काफ़ी एडीआर की रिपोर्ट आई थी। पूरी एडीआर की रिपोर्ट आई थी कि उसमें बताया गया कि किस तरह से संख्या जो है वो मैच नहीं करती है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ तो उसमें भी पहले और दूसरे फेज़ का जो कितना वोट परसेंटेज है वो बताने में 15 से 20 दिन लग गए इलेक्शन कमीशन को। हरियाणा में और महाराष्ट्र में काउंटिंग से कुछ चंद घंटों पहले वोट परसेंटेज में डिफरेंसेस आ जाते हैं। कितने वोट लोकसभा के चुनाव के बाद बने, उसका फोटो के साथ जब जिस रूप में हम लोग एक प्रारूप मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो देने को तैयार नहीं था। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को बचाता है और बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन को बचाती है। उसी का अगला कदम अब बिहार में देखने को मिल रहा है। बिहार में जिस तरह से कुछ दिनों से जो एक्सरसाइज मीडिया में तमाम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वो सीधा सीधा एक प्रयास है कि किस तरह से बहुत से वोटर्स जिनके पास अपने सर्टिफिकेट्स नहीं हैं, गरीब लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, ख़ास तौर पर टारगेट करके कि जो गठबंधन के लोग हैं, जो एनडीए से इतर लोग हैं, उनको किस तरह से वोट डालने से वंचित किया जाए। इलेक्शन कमीशन को थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए कि एक महीने में जिस बिहार में पूरी तरह से आप देखिए कि बिहार आधे से ज़्यादा बाढ़ में अभी डूबा हुआ है, या आने वाले दिनों में जिस तरह से हर साल हम देखते हैं। माँ बाप, अरे कोरोना में 50, 52, 55 लाख लोग चले गए, गंगा जी का किनारा पट गया। क्या लोग इलेक्शन कमीशन के लिए माँ बाप के डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट उनको संभाल के रखेंगे? क्या 97 से पहले किसकी डेथ हुई, क्या उस 2 बार उसने मकान बदल लिए? 2 भाई थे, एक भाई पटना चला गया रहने के लिए गांव से, एक भाई मुंबई चला गया, टैक्सी चला रहा है। क्या वो अपने माँ बाप के सर्टिफिकेट्स लेकर पहुंचेंगे? ये पूरी तरह से जो भी एक्सरसाइज है उसका सीधा सीधा एक ही कारण है, बीजेपी जेडीयू सरकार हार रही है। किस तरह से इलेक्शन कमीशन उसकी मदद करे, और पूरी निर्लज्जता के साथ इलेक्शन कमीशन उनकी मदद करने पे उतारू है, इसके आगे कुछ नहीं। सर, इस बात की चर्चा पश्चिम बंगाल तक हो रही है। ममता बनर्जी ने भी इस बात पे कहा कि बैकडोर एंट्री करवाई जा रही है एनआरसी की बिहार में और उसके बाद बंगाल का नंबर लगेगा। क्या एनआरसी से भी कोई जुड़ा हुआ तार देखते हैं इसमें? देखिए, ममता जी का बयान तो नहीं सुना, लेकिन एनआरसी हो, सीए हो,
इन पे केवल और केवल सरकार का एक ही एजेंडा था कि पूरे देश में कैसे हिंदू मुस्लिम डिवाइड किया जाए। एनआरसी तो उनके स्वयं मुख्यमंत्रियों ने मना कर दी, आसाम वालों ने ही मना कर दी। एनआरसी और सीए हुए 5-6 साल हो गए बिल आए हुए, अभी तक क्यों नहीं लागू हुआ? इनका मकसद एनआरसी या देश में वास्तव में सिटीजनशिप का रजिस्टर बने, वास्तव में कुछ अच्छी चीज़ें हों, वो रिजल्ट कभी रहा ही नहीं, इनका ओरिएंटेशन रहा ही नहीं है। इनका तो केवल और केवल मकसद ये है कि किस तरह से समाज में वैमनस्य पैदा किया जाए, किस तरह से अफरा तफरी पैदा की जाए। अब ये शुरू कर दिया बिहार का, सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो पहलगांव भूल जाएंगे लोग। वो ट्रम्प बार बार चिल्ला के कह रहा है मैंने सीज फायर कराया, ऑपरेशन सिंदूर पे जो मार्केटिंग हो रही है वो नेगेटिव पड़ रही थी, तो बिहार का एक नया टॉपिक ले आई है। मुझे लगता है ये पूरी तरह से एक साइकोलॉजिकल तरीका इस सरकार ने अपना लिया है, एक मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। वो प्लेन हादसा गिरा, प्लेन जो अहमदाबाद में गिरा, उसके ब्लैक बॉक्स कहाँ हैं, कौन जांच कर रहा है, कोई कमेटी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं। हमें तो दुख होता है, लोग गली मोहल्ले में चर्चा करते हैं, पार्कों में सुबह बुजुर्ग बैठ के चर्चा करते हैं कि कहीं किसी को टारगेट करके तो किसी ने कुछ नहीं किया, किसी के पास कोई जवाब नहीं। पहलगांव में वो चारों आतंकवादी कहाँ चले गए? क्या कोई उनको आसमान निगल गया, जमीन खा गई, कहाँ चले गए वो? किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब आप नए मुद्दे पर चर्चा कर लीजिए, फिर बिहार चुनाव आ जाएगा, फिर अब बिहार के ऊपर चर्चा कर लीजिएगा, कहीं पर कोई चीज़ होगी उसके ऊपर चर्चा कर लीजिएगा। बेंगलोर में भगदड़ मची, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। पूरे हिंदुस्तान के मीडिया ने सैकड़ों डिबेट्स की, सैकड़ों। अभी उड़ीसा में पुरी में भगदड़ मची, किसी एक चैनल की हिम्मत नहीं, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। तो देश कहाँ जा रहा है ये देखना पड़ेगा। बिहार के लोग जागें, बिहार के लोग इनको उखाड़ कर फेंकें। मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार तैयार है। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के पास ये एक स्वतंत्र अधिकार है कि वे कभी भी किसी भी मौके पर नोटिफिकेशन जारी करके वोटर लिस्ट को रिफ्रेश करने की प्रैक्टिस कर सकता है। इसका सरकार के साथ क्या कनेक्शन है? जबकि इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि हम देशव्यापी करेंगे, हम देश भर में इस पूरी वोटर लिस्ट को रिफ्रेश करना चाहते हैं। कौन गलत तरीके से वोटर लिस्ट में आया है, कौन सही तरीके से आया है, ये सारी चीज़ें सॉर्टेड होनी चाहिए। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर ये मानता है कि गलत तरीके से कुछ लोग आए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ही कटघरे में खड़ा है। भाई आपने ऐसा क्या किया है कि आपके लोग मिले हुए थे? कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने के लिए नए नए रास्ते ढूंढता है। लेकिन भारत के साथ एक इलीगल इमिग्रेशन की समस्या तो है ना बॉर्डर राज्यों पे। हमारे साथ राजस्थान में शायद थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। मेजर समस्या नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट बंगाल बिहार के साथ है, तो वहाँ से शुरुआत करना एक नॉर्मल प्रक्रिया साउंड करती है शायद। देखिए, 11 वर्षों में जब से मोदी जी की सरकार आई है, इलीगल माइग्रेशन क्या रुक गया है? क्या इस पर कोई वाइट पेपर आना चाहिए? कितने बांग्लादेशियों को वापस आपने भेज दिया? कितने बांग्लादेशी ऐसे हैं जो कहाँ कहाँ रह रहे हैं? मतलब आप दिल्ली का चुनाव था तो यहाँ पर बांग्लादेशी ढूंढते घूम रहे थे। चुनाव खत्म हो गया तो मुद्दा खत्म हो गया। अब बिहार का चुनाव आ गया तो बिहार वाले अपने कागज़ ले आओ, फिर आसाम का मुद्दा आएगा, फिर आसाम वाले अपने कागज़ ले आओ। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम करना बंद करो। देश की जनता को वास्तव में लोकतंत्र चाहिए, लोकतंत्र को कैसे मजबूत करना है उस पर काम करो। पुराने जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो शेर व शायरी करके चले गए, वो नए वालों को फंसा के चले गए। क्या 11 साल में रिवीजन हुआ एक बार भी? हर बार नई चीज़ आ जाती है। कभी ईवीएम की बैटरी 99% मिलती है, कभी वोट परसेंटेज बढ़ जाता है, कभी टोटल नंबर ऑफ पोल्स मैच नहीं करते हैं। इसने तमाम चीज़ों ने ये बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं भारतीय लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन की जो विश्वसनीयता है वो घटती है। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उस विश्वसनीयता को बनाए रखे। विपक्षी सांसदों को आप 1-1 साल तक टाइम नहीं देते हैं मिलने का। आपसे जैसे ही कहा गया कि महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जिसमें हम मैच कर सकें, मिलान कर सकते हैं, वो दे दीजिए, तो संसद में बिल आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम नहीं देंगे। भाई क्यों नहीं देंगे आप? जब आपसे कहा गया कि 5 बजे के बाद की आप वीडियो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, तो वो भी नहीं देंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी अस्मिता को बचाइए, अपनी विश्वसनीयता को बचाइए, ये पूरा देश आपसे उम्मीद करता है। सर, फिलहाल की जो बिहार की स्थिति है, बहुत ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है। आपकी पार्टी और आपका गठबंधन ये दावा कर रहा है कि अब नीतीश बाबू जानने वाले हैं। नीतीश बाबू और उनके जो समर्थक हैं, जो
बिग ब्रदर इन द जो है गठबंधन है वो भी जानने वाले हैं। आपके गठबंधन में कितनी सहमति बन पाई है, कितनी सीटों पे चुनाव जो है आपकी पार्टी लड़ेगी, कितने पे आरजेडी, कितने पे लेफ्ट लड़ेगी, क्या उस पर कोई सहमति बनी है अभी तक? देखिए, मुझे लगता है बिहार में पिछली बार भी जेडीयू सरकार जो थी वो धोखे से रिपीट हुई। उसमें दो फैक्टर है। बहुत सारी सीटों के अभी भी हाई कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का रोल और वहाँ के डीएम्स का रोल बहुत ही प्रश्न चिन्हों में रहा। दूसरा ओवैसी फैक्टर बहुत रहा। लगभग 15 सीटों पर हम ओवैसी के कारण वोट डिवीज़न से हम हारे। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार भी और इस बार भी जनता ढूंढ रही है कि भाई आपने 20 साल हो गए सत्ता में बैठे हुए, अगर आज भी देखें तो एक बच्ची के साथ रेप होता है, उसके केस दर्ज करने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पलायन हो, सारे इंडिकेटर्स आप सोशल नेशनल इंडिकेटर्स उठाकर देख लीजिए बिहार के, सबकी बुरी हालत है। बिहार सबसे फिसड्डी है। कौन जिम्मेदार है? नीतीश जी तो पता नहीं, मुझे लगता आपे में ही नहीं रहते हैं। कभी मोदी जी के पैर छूते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मतलब अजीब अजीब उनकी मुद्राएं देखने को मिलती हैं। जहाँ तक बात हमारे गठबंधन की है कि हमारा गठबंधन पूरी तरह से हर तरह से हम तैयार हैं। हम हर तरह से आपस में सहयोग सामंजस्य के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपस में कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और मुझे लगता है कि इस बार बिहार की जनता कांग्रेस आरजेडी जो गठबंधन होगा इसको जिताएगी। सर, आपने ओवैसी फैक्टर की बात की। अब तो बिहार में दो और फैक्टर आ गए हैं। प्रशांत किशोर आ गए हैं, आम आदमी पार्टी भी आ गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। अब तीन बड़े फैक्टर आपको मिल गए। एक जो शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, एक जो नए बिहार के बारे में बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर, ओवैसी कह रहे हैं कि हम जो है माइनॉरिटीज़ के मसीहा बन के आएंगे। तो जो आपका कोर वोट बैंक था, माइनॉरिटी, मिडिल क्लास और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला बिहारी व्यक्ति, वो तो उनके पास तो और ऑप्शन आ गए, वो आपके पास क्यों आएंगे? देखिए, मुझे लगता है कि नए नए ऑप्शंस इसीलिए दिए जाते हैं कि जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है वो डिवाइड हो जाए। अब पीके को कौन सपोर्ट कर रहा है, पीके का ऑफिस कहाँ चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। क्या बीजेपी के नेताओं का कौन कौन सी जगह सपोर्ट है, उसको नहीं है। और केजरीवाल जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार बननी होती है वहाँ वहाँ चुनाव लड़ते हैं वो। चाहे गुजरात हो, चाहे वो गोवा हो, कहीं भी, जहाँ हरियाणा हो। यूपी नहीं गए आज तक वो चुनाव लड़ने। वो हिमाचल नहीं गए। हिमाचल में भी क्योंकि सरकार बननी थी, बनारस से तो चुनाव लड़ गए थे। फिर भाग गए वो वहाँ से। नहीं, उस समय तो बहुत ही ज़्यादा बड़े विमान पे थे वो। उनको लग रहा था मैं ही पूरा, मतलब सब कुछ मैं ही कर लूँगा, मैं ही समेट लूँगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि केजरीवाल अब फंसे हुए हैं। हो सकता बीजेपी ने कहा हो कि बिहार जाइए आप, सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, सब जमानत पे छूटे हुए हैं। यानी कि कोई कनेक्शन है बीजेपी और आम आदमी पार्टी? कोई कनेक्शन नहीं, पूरा पूरा फुल कनेक्शन है। अच्छा, मैंने बीजेपी के दबाव में ही आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है। अच्छा, मैंने एक इंटरव्यू के दौरान संजय सिंह जी से पोस्ट पोल अलायंस के बारे में बात की थी। मुस्कुराए और उन्होंने इनकार नहीं किया कि अगर हम मान लीजिए 5-7 सीटें भी ले आते हैं और महागठबंधन को जो है कमी पड़ती है, तो समर्थन देने से इनकार नहीं किया है, हाँ भी नहीं भरा है। क्या कांग्रेस पार्टी राजी होगी कि पोस्ट पोल अलायंस में बाकी साथियों को भी ऐड कर लिया जाए? अलायंस की पोस्ट पोल प्री पोल का कहीं पर मुझे कोई संभावना, कोई प्रश्न चिन्ह नज़र नहीं आता है। जो सिचुएशन हरियाणा में थी, हरियाणा में भी कह रहे थे हम 10 सीट ला रहे हैं, 15 सीट ला रहे हैं, 1.5% वोट पे आ गए। बिहार में उतना भी नहीं आएगा। हरियाणा में नोटा से भी पीछे थे, अगर मैं सही हूँ तो। बिहार में नोटा से भी कई गुना पीछे रहेंगे। केवल बीजेपी को खुश करने के लिए चुनाव लड़ना है, लड़ने अगर आ गई मान लीजिए कुछ छोटी रह गई, अगर मगर कुछ नहीं होगा, खाता भी नहीं खुलेगा, कहीं कुछ नहीं। और 1% वोट वाले को अगर मैं कैसे तब्दील कर दूं मैं? चलिए ये भी बात है। 1% वोट सरकारें गिराने बनाने के लिए काफ़ी होता है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब देखना ये होगा कि कोई भी फैक्टर मजबूती से खड़ा होता है। खैर, एंटी बीजेपी वोट एक बड़ा रोल प्ले करता है। जितना डिवाइड होगा उतना विपक्ष को नुकसान होगा, ये तो गणित बताता ही है। आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार हैं? बिहार में जो मुद्दा इस वक्त चल रहा है, सर्टिफिकेट का मुद्दा चल रहा है, उस पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण। बहुत बहुत धन्यवाद।